हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोहिनी बिश्नोई और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको हिंदी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये बीएसटीसी, रीट, केवीएस के एग्जाम, सीटेट, एनवीएस, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हमारे जो एजुकेशनल रिफॉर्म है, स्पेशली जो एग्जामिनेशन जिस तरीके से होते थे उसके लिए एक बहुत ही मेजर स्टेप था। अब ये जो सबसे पहले है इसका जो मेंशन है वो एजुकेशन पॉलिसी 1986 में हुआ था। उसमें ये बोला गया था कि एजुकेशन रिफॉर्म एक चाहिए जो कि हमारी क्वालिटी है जो एजुकेशन सिस्टम की उसको इम्प्रूव करे। उसके बाद 2009 में थ्रू आरटीई ये जो सीसीई है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था असेसमेंट के लिए। और सीसीई का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये मोस्टली स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम को डिफाइन करता है और ज़्यादातर ये प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए है, बट कुछ कुछ स्कूल्स में हायर सेकेंडरी के लिए भी रहता है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ सीसीई क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। सीसीई बेसिकली कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो इसका नाम है वो खुद इसको डिफाइन करता है कि ये कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है जो कि पूरा कॉन्टिन्यूस है और कॉम्प्रिहेंसिव विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो उस चीज को है और ये एक स्कूल बेस्ड है और ये बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बच्चे का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, जो ऑलराउंड मूल्यांकन है, उस चीज पे फोकस करता है। ये पहले क्या होता था कि सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस रहता था, जो एग्जाम रहता था। एक टॉपिक खत्म हो गया तो उससे कोई आपके को एग्जाम्स नहीं होते थे, कोई टेस्ट नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा यूनिट टेस्ट होते थे, फिर हाफ ईयरली होता था और फिर लास्ट में जाके आपका ईयर एंड एग्जाम्स हो जाते थे। इस बीच में कुछ एग्जाम्स नहीं होते थे और आपका कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम्स नहीं होते थे, कोई एक्टिविटी से रिलेटेड एग्जाम्स नहीं होते थे। आपको सिर्फ आपका इंटेलेक्चुअल पार्ट कितना है वो ही आपका उसी का मूल्यांकन होता था। पर उस चीज को रिफॉर्म किसने, सीसीई ने एक बहुत मेजर चेंज लाया जिसमें बच्चे का पूरा डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाता है, ना कि सिर्फ कॉग्निटिव, उसके साइकोमोटर, उसके अफेक्टिव डोमेन्स को भी एसेस किया जाता है। उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस है इट इंक्लूड्स कॉन्टिन्यूसनेस इन इवैल्यूएशन एंड कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्कॉलास्टिक एंड पोस्ट स्कॉलास्टिक एरियाज ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये ना सिर्फ एक एकेडमिक्स पे फोकस नहीं रहता है, ये एकेडमिक बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जितना भी एक बच्चे का दिनचर्या होता है स्कूल में, हर चीज को एसेस किया जाता है। उसके सारे स्किल्स को एसेस किया जाता है, उनके वैल्यूज को, उसके एप्टीट्यूड को, उसके एटीट्यूड को, हर चीज को एसेस किया जाता है। और ये जो असेसमेंट है ये पूरा कॉन्टिन्यूस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें जो हमारा सीसीई है इसके दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। अब इन दोनों का मतलब क्या है वो एक बार देख लेते हैं। अब कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि पूरा कंटिन्यूटी रहेगा, और रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ये दो इंपॉर्टेंट शब्द है, आप देख लीजिएगा। अब इसका क्या होगा कि जो आपका असेसमेंट है वो कोई पूरा ऐसा नहीं होगा कि आपको एक यूनिट खत्म करने का वेट करना पड़ेगा और पूरा एक हाफ ईयरली आने का, हाफ सिलेबस होने का वेट करना पड़ेगा या एंड ऑफ द टर्म का वेट करना पड़ेगा। ये कॉन्टिन्यूस और छोटे छोटे इंटरवल्स में आपके असेसमेंट होंगे। यहाँ तक कि आप अगर कोई क्लास में टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका असेसमेंट भी उसी टाइम ले सकते हैं। अब वो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने क्लास में पढ़ाया है 3D शेप्स, तो आप क्लास का जब 5 मिनट पहले, क्लास खत्म होने से पहले, आपने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उससे क्वेश्चंस पूछ लीजिए। जैसे अगर आपने 3D शेप्स पढ़ाया है तो बच्चों से उसके एग्जाम्पल्स पूछिए, फिर पूछिए कि कौन से 3D शेप्स नहीं है, फिर उसके बाद क्यूब्स, क्यूबॉइड, पिरामिड्स, टाइप्स ऑफ प्रिज्म, ये जितनी भी चीजें उनसे क्वेश्चंस पूछिए, उनसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लीजिए। और जब हम एग्जाम्पल्स बताते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बच्चों को ये भी बताएं कि कौन सी चीज
एग्जाम्पल नहीं है। तो अब इसमें ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है कि इट रिफर्स टू कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट ड्यूरिंग द होल सेशन। मतलब आपका प्रॉपर इंटरवल पे और फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए असेसमेंट की। अब उसके बाद जो दूसरा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट एंड टर्मिनल टेस्ट कैन मेक द इवैल्यूएशन रेगुलर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया कि आप कैसे क्लास खत्म होने से पहले और शुरू होने से पहले आप असेसमेंट ले सकते हैं। जैसे आपने कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, जैसे 3D शेप का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप डायरेक्टली क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं तो अब आपको ये नहीं पता कि उनका बच्चों का स्तर क्या है, उनको कितनी नॉलेज पता है, उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है आपको बस। बट अगर आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ले लेते हैं, अब क्लास शुरू होने से पहले अगर आप एक टॉपिक शुरू होने से पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट ले लेते हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चों का प्रीवियस नॉलेज का स्तर क्या है आपको वो पता चल जाएगा, और उसके बाद आपको वहां से पढ़ाई स्टार्ट करनी है बच्चों की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है। और जो इनके क्लास टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे जब आप टेस्ट ले रहे हो तो एक टीचर करेक्शन कैसे करेगा। तो इसमें आप पीयर करेक्शन को इंट्रोड्यूस कीजिए। कोई टेस्ट आप जैसे क्लास टेस्ट ले रहे हैं तो कोई 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 टेस्ट आप पीयर करेक्शन करवा लीजिए, नोटबुक्स बच्चों की एक्सचेंज करवा लीजिए और क्लास में उसी टाइम डिस्कस कीजिए। एक टाइमली फीडबैक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज है असेसमेंट की। अगर आप लोग एज अ टीचर कोई आज टेस्ट लिया है बट वो आप 2 महीने बाद बच्चे को पेपर दे रहे हो तो बच्चे को क्वेश्चन से याद नहीं है, तो उस फीडबैक का बच्चा क्या करेगा। बच्चे को यही याद नहीं है कि उसने क्या उसका जवाब दिया है, तो उस फीडबैक का कोई मतलब नहीं रह गया। अब जितना टाइमली, जितना फ्रीक्वेंट और जितना जल्द से जल्द फीडबैक देंगे किसी असेसमेंट का तो बच्चे को याद रहेगा, बच्चा अपना करेक्शन करेगा। और आप ये जो जितना जल्दी फ्रीक्वेंटली लेंगे उससे आपका जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, टीचिंग टेक्निक्स है, आप उनको भी, आप खुद का भी आपका इसके साथ असेसमेंट हो रहा है तो उसमें भी आप अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इसी चीज को ही डिस्कस करता है। द टेस्ट मे बी फॉलोड बाय डायग्नोसिस ऑफ हार्ड स्पॉट्स ऑफ लर्नर एंड रिमेडियल इंटरवेंशन टू करेक्ट देम, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेना है कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले। तो बच्चों का जो वीक पॉइंट है जहाँ पे वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। और एक बार जब आपको पता चल गई है तो उनके रेमेडियल इंटरवेंशंस आपको बनाने पड़ेंगे उनको करेक्ट करने के लिए। आप उस चाहे जैसे अगर किसी बच्चे को आप 3D पढ़ा रहे हैं बट उसको 2D शेप के बारे में ही नहीं पता है तो आप 3D शेप्स कैसे पढ़ा सकते हैं। तो पहले आपको एक बार 2D शेप फिर से पढ़ाना पड़ेगा। अब फिर से पढ़ाने के मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उस पर टाइम लगाएं, बट ऐसा भी नहीं है कि आपने एक दिन में ब्रश कर लिया। आपको एक सफिशिएंट टाइम पीरियड उसको देना पड़ेगा, बच्चों के स्तर उस तक लाना पड़ेगा कि वो रेडी हो 3D शेप को समझने के लिए। तभी आपका जो पूरा टीचिंग प्लान है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल रहेगा। Then, retesting and getting timely feedback may help the teachers and students for their self-evaluation. ये टॉपिक भी जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक टाइमली फीडबैक कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं बल्कि एक टीचर का भी सेल्फ इवेल्युएशन रहता है। वो ऐसा रहेगा जैसे अगर मैंने अभी क्लास में जाके पढ़ाया है तो अगर ज्यादातर बच्चों को वो चीज समझ ही नहीं आई है तो मतलब मुझे मेरे पढ़ाने का तरीका चेंज करना चाहिए। मे बी उसमें कुछ एग्जाम्पल्स और ऐड करूँ, मे बी मैं अपना तरीका चेंज करूँ, टेक्निक चेंज करूँ, मेथड चेंज करूँ। तो वो आपका एक सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ योर टीचिंग रहेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब है विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। अब इसमें क्या है, कॉम्प्रहेंसिव refers to the areas of assessment which includes both scholastic and co-scholastic aspects of students growth, helping all round development। इसका मतलब यही हुआ कि ये कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट इसलिए है बिकॉज ये सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करें, वो सिर्फ स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज पे नहीं फोकस कर रहे, ये आपके को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स पे भी उतना ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और अगर आपके ये दोनों पे फोकस रहेगा तो ही बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट पॉसिबल है, तो ही बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पॉसिबल है। अगर आप सिर्फ एक एकेडमिक पे फोकस करेंगे और बच्चे को स्पोर्ट्स पे, जो बाकी गेम्स है, बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, लिटरेरी
कल्चरल एस्पेक्ट एक्टिविटीज है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। अब स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज में क्या होता है? स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स इंक्लूड करिकुलर एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज। अब इसमें मोस्टली सब्जेक्ट स्पेसिफिक और करिकुलर एरियाज रहते हैं जो हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं, जैसे साइंस, मैथ, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश। तो ये सारे चीज आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज है वो आएगा। और कोर्स क्लास्टिक में आपके एस्पेक्ट्स इंक्लूड लाइफ स्किल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, एप्टीट्यूड्स, वैल्यूज। इसमें आपके जो लाइफ स्किल्स है, जो आपके लाइफ की तरफ एटीट्यूड है, आपको किसी सब्जेक्ट की तरफ एप्टीट्यूड है, किसी स्पोर्ट्स की तरफ, डांस की तरफ, सिंगिंग की तरफ, आप नाम लीजिए और वो चीज इस कोर्स क्लास्टिक में इंक्लूडेड है। तो ये इस इवैल्यूएशन जो सीसीई है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ना सिर्फ आपके स्कोलास्टिक बट ये आपके कोर्स क्लास्टिक एरियाज को भी कवर करता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ सीसीई। ये दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो है स्कोलास्टिक एस्पेक्ट और दूसरा है कोर्स क्लास्टिक एस्पेक्ट। अब स्कोलास्टिक में जो पहला पॉइंट है वो क्या है? कॉग्निटिव ग्रोथ इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज आर कवर्ड। अब जो स्कोलास्टिक है उसमें कॉग्निटिव ग्रोथ कवर की जाती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे आपके स्कूल सब्जेक्ट्स हैं मैथ, साइंस, फिजिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इन सब में जो आपकी कॉग्निटिव ग्रोथ है इसको कवर किया जाता है। वेयर एज जो आपका कोर्स क्लास्टिक एस्पेक्ट है वो आपके इफेक्टिव, देन साइकोमोटर, इन सारे एरियाज को कवर किया जाता है। अब इफेक्टिव में क्या आ जाएगा? आपका इफेक्टिव डोमेन में आपके फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, ये सारे आ जाएंगे। और जो साइकोमोटर डोमेन है उसमें आपके क्या आ जाएगा? फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स, इसमें आपके जो स्पीच, प्रिसाइजेशन, एस्टिमेशन, ये जितने भी चीजें हैं वो सब इसमें आ जाएंगे आपके। तो और जो अभी दूसरा पॉइंट है वो स्कोलास्टिक एरियाज आर मेंट फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ मोस्टली ये आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाते हैं, इंटेलेक्ट को। वेयर जो हमारे कोर्स क्लास्टिक एरियाज है आर रिक्वायर्ड to develop physical growth, development of social personal qualities, interest, attitudes and values। जबकि कोक्लास्टिक है वो हमारे फिजिकल ग्रोथ। अब ये फिजिकल ग्रोथ क्यों है? क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, गेम से रिलेटेड है। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आपका फिजिकल ग्रोथ कैसे होगा? अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे तो आपका फिजिकल ग्रोथ कैसे होगा? इसलिए आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन डेवलपमेंट ऑफ सोशल पर्सनल क्वालिटीज, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है। मैंने कहीं न्यूज़पेपर में एक बार कोई एडिटोरियल था उसमें पढ़ा था कि जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बाहर निकलते हैं हर साल, उसमें से बहुत कम होते हैं जो एम्प्लॉयबल है। उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, लाइफ स्किल्स को वो लोग लैक करते हैं। मतलब उनको सिर्फ रटने की मशीन बना दिया गया है। पर अगर वो जो रियल लाइफ में अगर उनको रख दें तो उसको वो लाइफ को टैकल ही नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस को वो टैकल नहीं करते। बच्चों को पता ही नहीं कि अभी स्ट्रेस को कैसे टैकल करना है, उनका स्ट्रेस क्या होता है, एग्जाइटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इन सबको वो लोग हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से जो अभी मेंटल हेल्थ है, अभी बहुत ज़्यादा बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक वेलबींग ऑफ अ स्टूडेंट के लिए। Then next point है the scholastic areas can be tested through written and oral test, cycle test, activity test, daily class performances। ये आप जो scholastic areas है वो सिर्फ आपका written और oral नहीं, आप cycle test बना सकते हैं, आप activity based test रख सकते हैं, project based रख सकते हैं। डेली आप उनसे जो प्रोग्रेस है बच्चे का, क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चा कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, आप वो सब नोट डाउन कर सकते हैं और बच्चे को उस चीज पे असेस कर सकते हैं। देन जो कोर्स स्कोलास्टिक एरियाज है कैन बी असेस बेसिकली थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्विजेस, कंपटीशन एंड एक्टिविटीज। अब जो कोकोलास्टिक एरियाज है, स्पोर्ट्स हैं, आपके कॉम्पिटिशन्स होंगे, आपके वेरियस एक्टिविटीज होगी, ग्रुप एक्टिविटीज होगी, इंडिविजुअल एक्टिविटीज होगी, टीम वर्क होगा। अब
जो बच्चे का ऑब्जर्वेशन और फील्ड पे कैसा परफॉर्म कर रहा है उस बेसिस पे, देन उसके जो ग्रोथ कैसा है, उसका जो सोशल इंटरपर्सनल क्वालिटीज है वो कैसी डेवलप हो रही है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके वैल्यूज कैसे हैं, इन सब पे कर सकते हैं। और ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए आपको वेरियस टूल्स बनाने पड़ेंगे, पोर्टफोलियोज बनाना पड़ेगा, चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा, तो उन बेसिस पे आपको एक स्केल बनानी पड़ेगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप कोकोलास्टिक एक्टिविटीज को भी असेस कर सकते हैं। अब इसमें ना कुछ लोग बोलते हैं कि हम जज कर सकते हैं, तो इसमें आप जज नहीं कर रहे हो। जजमेंट और असेसमेंट दो बहुत अलग वर्ड है। जजमेंट वो हमारा एक प्री नोशन है, हमारे पास ऑलरेडी दिमाग में एक किसी चीज के बारे में धारणा है, जबकि एसेस में आप सिर्फ एसेस कर रहे हो उसको, आप उसको टेस्ट कर रहे हो, आप एक जजमेंट नहीं बना रहे हो। तो ये बोलना कि हम बच्चे को जज कर रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज है। देन हमारे जो स्कोलास्टिक है वो हम लोग फॉर्मेटिव एंड समेटिव दो तरीके से ले सकते हैं। फॉर्मेटिव बेसिकली कॉन्टिन्यूस रहता है और समेटिव यूजुअली जब एक यूनिट खत्म हो जाता है, तब एक टॉपिक खत्म हो जाता है, तब हम लोग लेते हैं। देन इट प्रोवाइड्स, जो हमारे को इलास्टिक एस्पेक्ट है, इट प्रोवाइड्स टूल फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ द एक्शन। ये हमारा एक टूल है जो हमें करेक्शंस में और जो हमारा कहाँ पे स्ट्रेंथ है कहाँ पे वीकनेस है उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब इसके आगे और देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीई। अब सीसीई के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बहुत ही आसान है। ये हमारे कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स जो हमारे हैं उनको डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब उनको डेवलपमेंट में कैसा कर रहे हैं, इफेक्टिव, हमारे जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो वैल्यूज है, हमारे जो स्किल्स है उससे रिलेटेड है। साइकोमोटर आपके कोऑर्डिनेशन, फिजिकल ग्रोथ, इन सब से रिलेटेड है। कॉग्निटिव आपकी मेंटल ग्रोथ से रिलेटेड है। तो ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट दिखता है। देन दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यस, असेसमेंट हमारा जो हमारा इवैल्यूएशन है वो एक बहुत ही ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। इमेजिन कीजिए, मैं आपको आपने कहानी भी सुनी होगी, क्लाइंबिंग द ट्री एक्टिविटी। अब इसमें क्या है, आपके पास एक बंदर है, एक मछली है, एक हाथी है और एक चींटी है। आपने सबको एक ही एक्टिविटी दी है और उसमें आपने बोला है कि भाई आपको इस पेड़ पे चढ़ना है। तो क्या ये हमारा एक सही असेसमेंट है? क्या हमारा असेसमेंट का ये उनका क्राइटेरिया सही है हमारा? जी नहीं, ये हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है, बंदर चढ़ सकता है। तो आपने सारे क्लास के लिए एक असेसमेंट क्राइटेरिया सेट कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। आपको हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए, जो क्लास में सबसे ज्यादा जिसको सपोर्ट चाहिए और जो ब्राइट स्टूडेंट है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स है, उनको ध्यान में रखते हुए, जो एवरेज बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए अपना असेसमेंट बनाना है। तो आपका हर किसी को, इट हैज टू बी इंक्लूसिव असेसमेंट। और आपका जो असेसमेंट होगा वो आपका टीचिंग लर्निंग, आपका जो सेल्फ इवैल्यूएशन है, आपका सेल्फ इवैल्यूएशन भी होगा और बच्चे का भी सेल्फ इवैल्यूएशन होगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। अब दूसरा है लर्नर सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो हमारा सीसीई है, ये जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये पूरा लर्नर सेंटर बना देता है। आपके जो असेसमेंट्स है, जो इवैल्यूएशन है, वो लर्नर सेंटर है। आपका जो टीचिंग है वो एक लर्नर सेंटर है। आपको लर्नर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग टेक्निक्स, उनके असेसमेंट, उनके असाइनमेंट, उनके एक्टिविटीज, उनके स्किल्स, हर चीज को डिजाइन करना है। आपको टीचर को ध्यान में रखते हुए नहीं करना है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू यूज इवैल्यूएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट थ्रू डायग्नोसिस एंड रेमिडिएशन। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा इवैल्यूएशन है वो हमको यूज करना है बच्चे का जो और अच्छा अचीवमेंट कैसे करे, बच्चे को और ज्यादा बेहतर कैसे बनना है। अब वो कैसे कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब आपको बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है, चाहे वो कोई भी हो।
तो उस चीज को पहले आपको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेना होगा, उसको डायग्नोस करना होगा, और फिर एक बार जब आपको पता चल गया है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है, तो उसके स्ट्रेंथ को आपको और बेहतर बनाते रहना है, और जो वीकनेस है उस पर आपको काम करना है कि इनको कैसे हटाया जाए, इनको ज्यादा से ज्यादा कम कैसे किया जाए, उस पर आपको काम करना है। देन नेक्स्ट है टू assess and take timely decisions for learners growth, learning process, learning pace and learning environment। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप एक असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको टाइमली फीडबैक, टाइमली डिसीजन लेना पड़ेगा कि उस बच्चे का ग्रोथ कैसा है, उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा है, उसका जो लर्निंग पेस है वो कैसा है, जो आप एक लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं है। तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। देन टू मेंटेन डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट। देन नेक्स्ट है टू प्रोवाइड स्कोप ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन। जो हमारा सीसीई है वो हमारे सेल्फ एक स्कोप प्रोवाइड करता है, सेल्फ इवेल्युएशन। ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, एक टीचर के लिए भी सेल्फ इवेल्युएशन प्रोवाइड करता है कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, बच्चे को किस स्तर तक समझ में आ रहा है। अगर ज्यादातर क्लास के ज्यादातर बच्चों को आपको पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया है, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है। अब इसमें आप एक देख सकते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक बार स्कोलास्टिक असेसमेंट में क्या क्या होता है। अब स्कोलास्टिक असेसमेंट में दो चीज है जो कि हमने डिस्कस की थी, एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक है सबमिटिव असेसमेंट। अब हम उसका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो किस तरीके से ले सकते हैं, हम बच्चे से प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप, जैसे मैं फिर से 3D शेप्स का एग्जांपल लूंगी, तो आप बच्चों को बोलिए, और ऐसा नहीं है अगर आप किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किस बैकग्राउंड के बच्चे, आपको चीजें भी उसी हिसाब से मंगवानी है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत महंगी महंगी चीजें बच्चों को लाने के लिए बोल दी, तो वो भी सही बात नहीं है। अगर जैसे 3D शेप्स है तो बच्चे घर से आटा ला सकते हैं गूंदा हुआ गेहूं का, या फिर उनके पास क्ले है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो लोग आराम से मैच स्टिक या कोई भी डंडियां या टूथपिक कुछ भी ला सकते हैं। आप उनसे क्लास में 3D शेप बनवाइए। जब बच्चा खुद 3D शेप बनाएगा, अगर आपने एक बच्चे को क्यूब बनाने को बोला है तो वो क्यूब बनाएगा। फिर उसके बाद आप उसे बोलिए कि आप वर्टेक्स काउंट कीजिए, आप साइड्स काउंट कीजिए, आप एडजेस बताइए, उसको फेसेस बताइए, तो बच्चे को समझ में आएगा। यही अगर आप सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड पे क्यूब बना के बता दे रहे हैं कि ये एक 3D शेप है, तो वो गलत है। क्योंकि आप जो ब्लैक बोर्ड पे बना रहे हैं एक्चुअली में अगर वो देखा जाए तो एक रिप्रेजेंटेशन है वो 3D शेप का। वो जो आपने ब्लैक बोर्ड पे बनाया वो भी एक 2D शेप है, वो 3D शेप नहीं है। तो ये बच्चे को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप उनसे प्रोजेक्ट्स बनवाइए ताकि उनको समझ में आए। जब आप उनको ग्लोबल वार्मिंग सिखा रहे हैं तो उनको ग्लोबल वार्मिंग का प्रोजेक्ट बनाने को बोलिए। इससे उनका टीम वर्क, ग्रुप वर्क सब अच्छा होगा, उनका टीम कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, उनका जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो बढ़ेगा, वो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे। जब आपने उनको प्रोजेक्ट बना लिया है, जब बच्चा प्रोजेक्ट, उनको प्रेजेंट करने को बोलिए क्लास में। तो आप जितना ज्यादा ये सब चीजें करेंगे क्लास में, आपकी क्लास उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और बच्चे को उतना ज्यादा समझ में आएगा, एंड बच्चे आपके फैन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्विजेस। अब क्लास में आपको ज्यादा से ज्यादा क्विजेस कराने, ऐसा नहीं है कि आपको घर बैठ के बहुत सारे क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन सोच के आने हैं और फिर कराना है, जी नहीं। आपने सिंपल एक जैसे टॉपिक क्यूब पढ़ाया, अब बच्चे का उसी टाइम क्विज ले लीजिए। क्यूब के कितने वर्टाइसेस है, अगर मैं 6 बोलूं 6 सही है कि नहीं है, तो सही उत्तर क्या होगा, इसके एडजेस क्या है, उसके साइड्स क्या है, फेसेस क्या है। अब क्यूब को छोड़ के अगर मैं क्यूबॉइड ले लूं तो क्या होगा, तो बच्चे को सोचने पे मजबूर होगा कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है, क्योंकि उनके जो वर्टाइसेस है, उनके फेसेस है, वो सब सेम रहेंगे, बट उनका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक क्यूब के सारे फेसेस इक्वल होंगे, वेरेस जो क्यूबॉइड है उसके ऑपोजिट फेसेस इक्वल रहेंगे। तो आपको बच्चे को ये सब चीजें बतानी है। फिर उसके बाद अगर उसको थोड़ा और हायर लेवल जाना है तो उनको ये बताइए बच्चों को कि जो क्यूब और क्यूबॉइड है वो भी एक टाइप के प्रिज्म है। तो ये सब आपको बच्चे को बताना। अगर आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो वो चीज वो ज्यादा नहीं याद रख पाएंगे, वो क्लासरूम के बाहर जाते ही भूल जाएंगे। आप बच्चों को लर्निंग में जितना ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा ये लर्नर सेंटर बनाएंगे,
जितने ज़्यादा बच्चों से हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कराएंगे, लर्निंग उतना दूर तक जाएगा। देन बच्चों को आप रिसर्च वर्क दीजिए। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, आप बच्चों को पढ़ा के कुछ भी एक अगला टॉपिक है, बच्चों को बोलिए कि इसके बारे में रिसर्च करके लाइए। जैसे कि अभी अगर हम लोग करंट सिनेरियो है, कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरी दुनिया में, आप बच्चों को रिसर्च करने को बोलिए कि WHO का क्या रोल है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका हेडक्वार्टर क्या है। बच्चे इंफॉर्मेशन क्लास में लेके आएंगे, फिर आप बच्चों से क्लास में डिस्कस करवाइए कि जो जो वो इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनमें कि जब आप बच्चे को कोई टास्क देते हैं ना, तो उससे आपको उस बच्चे से स्टेटस, उसका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने टास्क दे के आप खुद भूल गए हैं कि मैंने टास्क दिया और 10 दिन बाद बच्चों को बोले चलो बच्चों बताओ तुमने क्या क्या किया। तो ऐसा नहीं होगा, आपको हर दिन बच्चे से अपडेट लेना है, उसको टाइमली फॉलो अप लेना है, तभी बच्चा करेगा। और जब बच्चा एक बार इस हैबिट में आ जाता है तो बच्चा फिर खुद से ही करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट आपका कॉन्वर्जेशन स्किल। इसमें बच्चे का आप प्रेजेंटेशंस लेंगे, उसका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, उसका इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट होगा, जो उसको समझ में आएगा कि जब मुझे किसी और से बात करनी है तो अब कैसे करनी है। जब आप उसको ग्रुप वर्क देंगे तो बच्चे को समझ में आएगा कि उसको एक टीम में कैसे काम करना है, उसको टीम में कौन सा रोल चाहिए, उसका कौन से रोल में इंटरेस्ट है। तो ये सब चीजें भी बच्चा सीखेगा और इन सब चीजों से भी आप बच्चे को असेस कर सकते हैं। देन बच्चे को असाइनमेंट्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट दीजिए, उसके ओरल क्वेश्चंस पूछिए और इन सब पे आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट भी साथ के साथ होता रहेगा। अब हमारा आता है अगला सबमिटिव असेसमेंट। ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये आप चाहें तो हर दिन ले सकते हैं, आप हर कॉन्सेप्ट पे, हर टॉपिक पे ले सकते हैं। पर जो आपका सबमिटिव है, ये जब आपका एक यूनिट खत्म हो जाएगा तब आप लेंगे। अब उसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप MCQs कर सकते हैं, देन शॉर्ट आंसर्स कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर कर सकते हैं। अब शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स, MCQ, इन सब में क्या होगा कि फ्लेक्सिबल टाइम देखना है। और ये आपका जब एक टर्म खत्म होगा, उसके खत्म होने के बाद होता है। अब आपको जब ये क्वेश्चन पेपर आप बनाएंगे तब इसमें ये भी ध्यान रखना कि आप क्वेश्चंस कैसे डाल रहे हैं। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस ना डालिए, आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनाइए। आप ज्यादा से ज्यादा उनको सिचुएशंस दीजिए कि वो सिचुएशन में क्या करेंगे। अगर आप डायरेक्टली बच्चे से पूछ लेते हैं कि भाई फोर्स को डिफाइन करो, तो बच्चे को क्या समझ में आएगा, वो तो जो रट के आया वही चीज लिख लेगा एग्जाम में। पर यही अगर आप बच्चे को एक सिचुएशन में डाल देते हैं तो फिर बच्चा अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा और वो अपनी नॉलेज को अप्लाई करेगा। और हमें अप्लाई ही चाहिए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन पे फोकस करवाइए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप सबमिटिव असेसमेंट भी ज़रूरी नहीं है कि पेन एंड पेपर हो, इसमें भी आप कोई असाइनमेंट सोच सकते हैं। जैसे कि आप किसी बच्चे को एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपने बच्चे को एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन इंटरकनेक्टेडनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें पढ़ा दी है, ठीक है, एंड हाउ टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। अब लास्ट में जाके इस बीच में आपने उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट भी ले लिया, आपने उससे क्विजेस करवा लिए हैं, रिसर्च वर्क करवा लिया है, ओरल क्वेश्चंस करवा लिए हैं, असाइनमेंट करवा लिया है, उससे प्रेजेंटेशंस करवा लिए। अब आप इसका जो सबमिटिव है आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, रोल प्ले से। आप बच्चे को एक सिचुएशन दे सकते हैं कि भाई आप स्कूल में कोई भी रोल अपना चूज कर लीजिए। जैसे स्कूल में इतने सारे लोग रहते हैं, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, टीचर्स है, HM है, आपके पियोन्स है, जो नॉन एकेडमिक स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ, आपके जो हेल्पर्स हैं जो काम करने आते हैं, खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, आपके जो वॉचमैन है, गेट कीपर है, इन सब का कोई भी आप रोल लीजिए और बच्चे को बोलिए कि वो रोल में आपके क्या काम है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपके क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप बच्चे को वो प्रेजेंट करने को बोलिए, रोल प्ले बोल दीजिए। तो ये भी एक सबमिटिव असेसमेंट हो सकता है। जैसे अगर किसी बच्चे ने अगर प्रिंसिपल का रोल लिया है, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, उनको मीटिंग्स लेनी पड़ती है, उनको सारा स्टाफ का कारोबार देखना पड़ता है, उसके बिल्स बनाने देखने पड़ते हैं, बिल्स को फाइनल करना पड़ता है, उनको
डिफरेंट वर्कशॉप्स अरेंज करवानी पड़ती है, टीचर्स को स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये सारे रोल्स उनको पता होने चाहिए बच्चे को। तो इस तरीके से आपको बच्चे को पढ़ाना है और इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं आपको सबमिटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट लेने हैं। अब अगला हम लोग और देख लेते हैं। अब जो ये वाली बात हो गई, ये सारी बातें तो हमारी हो गई स्कोलास्टिक असेसमेंट की, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक असेसमेंट की बात हो गई। अब कोक्लास्टिक असेसमेंट किस तरीके से लिया जाएगा। अब कोक्लास्टिक में तो आपकी इतनी सारी चीजें आ जाएगी। सबसे पहले है लाइफ स्किल्स। अब लाइफ स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग इतने सारे ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं, बट उसमें से बहुत थोड़ी संख्या के हैं जिनको एक्चुअली में हम एम्प्लॉय कर पा रहे हैं। अगर हम लोग टीचर्स का भी स्टेटस देखें, इतने सारे बीएड कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, इतने सारे बीएड ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, बट इनमें से कितने लोग हैं जो एक्चुअली में क्लास में जाके पढ़ा पा रहे हैं। और एक टीचर बनने के बाद कितने लोग हैं जो प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं। कितने लोग थोड़े टाइम ज्वाइन करने के बाद बोल देते कि मुझसे तो अभी ये हो ही नहीं रहा है। तो वो स्किल्स जो एक लाइफ स्किल्स है, वो सारे जो लाइफ वैल्यूज हैं, वो एक बच्चे में डेवलप करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको सिखाना ज़रूरी है कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, जो वेरियस सिचुएशंस आएंगी उनको कैसे सॉल्व करना है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपको एक क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, आप लाइफ को समझा सकें। फिर उसके बाद बच्चे की थिंकिंग स्किल को डेवलप करना है, उसको क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी स्किल्स को आपको बार बार ऐसे सिचुएशन में बच्चे को डालना है जिससे उसकी ये सारी, वो किसी चीज को क्रिटिकली सोच पाए, उसके क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल पाए, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और प्रॉब्लम का सोल्यूशन आने के बाद वो डिसीजन ले पाए। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन तो हम सब निकाल लेते हैं, पर हम में से कितने लोग हैं कि वो सोल्यूशन निकलने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट कर हम डिसाइड कर पाते हैं कि ओके मैं ये वाला अपना डिसीजन लेने वाला हूँ और मैं चाहे ये गलत हो सही हो, मैं इसी को स्टिक करूंगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आप 11th 12th के बाद, स्पेशली 12th के बाद आप कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जिससे आपको रिसर्च में जाना चाहते हैं, पर आपको फिर जो आसपास के लोग हैं वो बोलते हैं कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें फ्यूचर पता नहीं क्या है, आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो फिर अगर आप उन सब की बातें सुन के आप अपना डिसीजन चेंज करते हैं तो ये सही नहीं है। आपको अपना डिसीजन अगर आपने कोई लिया है तो उसको सोच विचार करके उसको स्टिक कीजिए। आपको बच्चे को ये सिखाना है। देन जो हमारे सोशल स्किल्स है, बच्चों को कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल स्किल है, एक जो बिहेवियर स्किल्स है कि आप किसी और से किस तरीके से बात करेंगे, वो सिखाना है। उसके बाद इमोशनल स्किल्स, डीलिंग विद इमोशंस, डीलिंग विद स्ट्रेस, सेल्फ अवेयरनेस, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज आजकल के जो बच्चों का मेंटल हेल्थ है ये बहुत ही खराब हो गया है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स का इतने स्ट्रेस हो गया है कि अगर आप बोर्ड में फेल हो गए या अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपकी पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को आपको समझाना है कि आपको अगर अच्छे मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो और कितने सारे ऑप्शंस हैं जिनमें आप अच्छा कर सकते हैं। बच्चों को वो ऑप्शंस बताने हैं, उनको वो ऑप्शंस आप कोलास्टिक एक्टिविटीज के थ्रू ही बता सकते हैं। उनको आप बताइए कि अगर आप कोई एक चीज अच्छा नहीं कर रहे हैं तो किसी और चीज में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अगर आपके क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। कभी कभी मैंने काफी बार देखा कि टीचर बच्चों को डराते हैं, अगर तुमने इसमें गए हो तुम इतने सारे क्लास मिस करोगे, तुम फेल हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे। तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी, आपको उस बच्चे को सपोर्ट करना है कि कोई बात नहीं, तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है, तुम स्पोर्ट्स में जाइए, बट आपको एक पास होने के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए वो आप बच्चे की उतनी मेहनत करवा दीजिए कि वो बच्चा पास हो जाए, फेल ना हो। क्योंकि वो बाद में स्पोर्ट्स में तो कुछ अच्छा कर ही लेगा। आजकल हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कितने सारे बच्चे हैं जो सुसाइड करते हैं। वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि जो उनके इमोशंस है, वो जो स्ट्रेस है लाइफ में, वो उनको डील नहीं कर पा रहे। जो उनका एग्जाइटी लेवल है वो बहुत ही
हाई है। तो आपको बच्चे को सिखाना है कि अगर कोई फेलियर है तो वो किस तरीके से डील करें। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सक्सेस 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 ही उसको मिलती रहेगी। अगर कहीं रोड ब्लॉक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। उसको रोड ब्लॉक को है दूसरा दरवाजा किस तरीके से वो खोल सकता है, जिंदगी में कुछ और भी अच्छा कर सकता है। अभी रिसेंटली जब 12th के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आए थे, तो एक आईएएस ऑफिसर ने अपना मार्कशीट शेयर किया था ट्विटर पे, और उनको 24 मार्क्स आए थे शायद केमिस्ट्री में, और 23 मार्क्स शायद पासिंग होते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि उनके मार्क्स जस्ट पास हुए थे काफी सब्जेक्ट में। तो अगर वो इन मार्क्स के साथ ही अगर लाइफ में आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आपको खुद को पता होना चाहिए, अपने खुद के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पॉजिटिव्स क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपका स्ट्रेंथ किस चीज में है। आपको अपने वीकनेस को कम करना है और स्ट्रेंथ पे फोकस करनी है, उसको और स्ट्रांग बनाना है। देन आपको वैल्यूज डेवलप करनी है। आपको कल्चरल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, बच्चों के जो वैल्यूज है, उनके जो एटीट्यूड्स है, वो सारे डेवलप करने हैं। बच्चों के एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स, अपने जो बाकी सहपाठी है, पियर्स है, फ्रेंड्स है, उनके लिए। देन स्कूल प्रोग्राम्स के लिए, उनका जो अगल बगल का इन्वायरमेंट है उन सब के लिए, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आप स्कूल में डिफरेंट क्लब बना लीजिए। उसके बाद आप क्लब्स जैसे कि कौन से हो सकते हैं, साइंस क्लब हो सकते हैं, मैथ क्लब हो सकते हैं, बैडमिंटन क्लब हो गया, क्रिकेट क्लब हो गया, स्काउट्स एंड गाइड्स हो गए, एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया। ये सारी चीजें आप कर लीजिए और इससे आप बच्चे को एसेस कर सकते हैं। उसके बाद साइंटिफिक, उनका जो साइंटिफिक एक्टिविटीज है, उनका जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, जो साइंटिफिक थिंकिंग है, उस चीज को भी डेवलप करना है। उनके जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, डांस हो गए, ड्रामा हो गया, सिंगिंग हो गया, इन सबको भी, लिटरेरी एक्टिविटीज, ऑल द क्रिएटिव एक्टिविटीज, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीजें। देन एस्थेटिक एक्टिविटीज, इन सबको, ये जितने भी कोकुलास्टिक एक्टिविटीज है, इनका असेसमेंट आपको करना है। आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप जो उनके जो लाइफ स्किल्स हैं उस बेसिस पे वो किस तरीके से डेवलप करें, किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। उनका जो थिंकिंग स्किल्स है, वो क्रिएटिव थिंकिंग, आप उनको सिचुएशंस दीजिए कि क्रिएटिव थिंकिंग उनका डेवलप हुआ कि नहीं, वो क्रिटिकली सोच रहे कि नहीं, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आया है कि नहीं आया, वो डिसीजन कोई चीज़ के लिए ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे, उनके सोशल स्किल्स वो डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनके जो इमोशनल स्किल्स हैं वो किस तरीके से डेवलप हो रहे। आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए, एक पोर्टफोलियो बनाइए, एक एनेक्डोट लिखिए। बच्चा जो भी प्रोग्रेस कर रहा है उस चीज का रिकॉर्ड कीजिए आप उस चीज को, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास में बच्चा जो चीज, जो हरकत कर रहा है, जो बिहेवियर कर रहा है, जो दूसरे से बात कर रहा है, तो उस चीज को आप रिकॉर्ड कीजिए। क्योंकि हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो बहुत ही अलग है दूसरे बच्चे से। आप सबको एक ही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो हर किसी को ध्यान में रखते हुए, अगर आप, कोई एक बच्चा है क्लास में जो एकदम ही शांत है, पर क्लास जब साल खत्म होते होते वो बच्चा क्लास में अब खुद से आंसर देता है, वो इनिशिएटिव लेता है, उसका जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो थोड़े बहुत डेवलपमेंट हुआ, उसका कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, तो ये बहुत एक पॉजिटिव है। अगर आप उसको उस बच्चे से कंपेयर करेंगे जिसका इंटरपर्सनल स्किल्स, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, उसका जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, और वो हमेशा हर चीज में एक्टिव है, इनिशिएटिव्स लेता है, उस बच्चे के साथ कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही गलत है। हर बच्चे ने अपने हिसाब से प्रोग्रेस किया है और आपको उसी प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। हर किसी को, जैसे कि मैंने आपको जो बताया था, क्लाइंबिंग द ट्री एक्टिविटी, आप एक मछली को अगर वो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा है, तो इस वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि मछली बहुत ही बेकार है। मछली बहुत अच्छा स्विम कर सकती है, तो आपको उसको स्विमिंग पे असेस करना है। हाथी बहुत हैवी चीज को इधर से उधर कर सकता है, आपको उस चीज पे असेसमेंट करना है। चींटी अपने से कई गुना भार उठा सकती है, आपको उस चीज पे असेस करना है। जो बच्चे का स्ट्रेंथ है, आप बच्चे को उस चीज पे असेस कीजिए, और उसका जो वीकनेस है उसको और कम करने की कोशिश कीजिए। देन नीड एंड रिलेवेंस ऑफ सीसीए,
हमें सीसी क्यों चाहिए और ये कितना रिलेवेंट है। अब इसका जो पहला पॉइंट है वो है इट हेल्प्स टू मेक द एजुकेशन प्रोसेस अ स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैं अभी आपको बताते आ रही हूँ कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग है वो एक स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। हमारे जितने एक्टिविटीज, हमारा जो क्लासरूम जो टीचिंग लर्निंग है, जो क्लासरूम का आपका जो टीचिंग मेथड है, वो सब चीजें आपका स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। इसलिए हमें सीसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए हमारा असेसमेंट भी, जो हमारा इवेल्युएशन भी है, वो भी स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। अगर आप हर किसी को एक ही हिसाब से असेस कर रहे हैं तो स्टूडेंट सेंटर असेसमेंट नहीं होगा। देन why do we need CC? To develop cognitive, psychomotor and interpersonal skills. अब cognitive उसका intellectual skills, psychomotor में आपके सारे जो coordination हो गया, speed, accuracy, estimation, जितने भी चीजें, physical growth, ये सब चीजें आ गई। फिर आपका जो इफेक्टिव डोमेन है वो भी उसको डेवलप करवाना है। उसका जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होगा? बिहेवियर एंड टैक्टिक्स used by a person to interact with others effectively। हम दूसरों के साथ कैसा हमारा बिहेवियर है, हमारे किस तरीके के बात करने का ढंग है, हम कैसे दूसरों के साथ उठ बैठ रहे हैं, वो सारे स्किल्स को डेवलप करना भी जरूरी है। Then again, why do we need CCE? To develop students' achievement through continuous assessment, diagnosis, and remediation assessment in co-scholastic areas. सॉरी, या तो इन सब चीजों के लिए भी हमें सीसीई चाहिए, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होगा बच्चों का डायग्नोस्टिक होगा, और उसके बाद उनका रेमिडेशन भी होगा कि उनका सोल्यूशन क्या है, बच्चों को कैसे और अच्छा बनाया जाए, उनका डेवलपमेंट कैसे कराया जाए। और असेसमेंट इन कोकोलास्टिक एरियाज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एस्पेक्ट है कि हमें सीसीई क्यों चाहिए। क्योंकि इससे पहले सिर्फ एकेडमिक पे फोकस रहता था, और सीसीई के बाद में हमारे स्कोलास्टिक एंड कोकोलास्टिक एरियाज दोनों में उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। देन नेक्स्ट है टू इट हेल्प्स टीचर्स टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन रहेगा, कंटिन्यूस इवेल्युएशन रहेगा, तो आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर आपने एक क्लास में टॉपिक पढ़ाया और क्लास खत्म होने से पहले बच्चों से आपने क्वेश्चन पूछा, ज्यादातर बच्चे 90% बच्चे अगर आपके आंसर नहीं दे पा रहे, तो आपको उसी टाइम सोचना चाहिए कि ओके, मुझसे क्या गलती हुई है, क्या मेरा पढ़ाने का तरीका सही नहीं था, क्या मैंने कंटेंट बहुत ज़्यादा बता दिया एक ही पीरियड में, क्या मैं बच्चों को कंटेंट सिंप्लीफाई नहीं किया, या कंटेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया बच्चों के लिए। तो आपको इन सब के लिए भी सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, और अगले दिन क्लास में आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर बच्चे को कंटेंट समझ में नहीं आया तो उसको और सिंपल तरीके से उसको कंटेंट को ब्रेक करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, बच्चों के स्तर का बताना है, उस बच्चों के स्तर तक लेके आना है और फिर बच्चों को समझाना है। उसके बाद बाय कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन चिल्ड्रन कैन नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आप बच्चे को कंटिन्यूसली इवेल्युएट करते रहेंगे तो बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता रहेगा, उनका कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी वीकनेस कितना हो रहा है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो और स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं है, वीकनेस कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये बच्चे को बार बार पता चलता रहेगा। इसमें आप उनका पीयर असेसमेंट करवा सकते हैं, पीयर इवेल्युएशन करवा सकते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन करवा सकते हैं। आप अपने कोई भी डिफरेंट इवेल्युएशन टेक्निक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। आजकल कितने ऑनलाइन क्विजेस रहते हैं, कितने ऑनलाइन गेम्स रहते हैं असेसमेंट के लिए, आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। Then it provides the child a realistic self-assessment of how she or he is studies. It helps a learner to determine the areas of instruction in where more emphasis is required. अब इसमें क्या होगा कि जब बच्चे को पता चलेगा कि इसका वीकनेस ये है, जब आप उसका एक कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन लेते रहेंगे, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे, तो पता चलेगा कि अच्छा ये मेरा वीक पॉइंट है, मुझे इस चीज़ पे और वर्क करना है, इस पे ज़्यादा मुझे और मेहनत करनी है, इस पे और ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। और मेरा सेल्फ, जो बच्चा है वो अपना खुद का सेल्फ इवेल्युएशन करता रहेगा, सेल्फ असेसमेंट करता रहेगा अपने पढ़ाई की तरफ।
अब जो अगला पॉइंट है, इट हेल्प्स सॉरी कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, कोर्सेज एंड करियर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे का जो कि मैं बता रही थी, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, उनको स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने दीजिए। जरूरी नहीं है कि उनका एकेडमिक्स भी अच्छा हो। अगर कोई सिंगिंग में अच्छा है तो उनको सिंगिंग में बना, कोई डांस बहुत ज्यादा अच्छा तो उनको डांस में करने दीजिए। कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई दौड़ता बहुत अच्छा है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छा करता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई पोयम बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलता है, तो उनकी वो स्किल्स को डेवलप कीजिए। और बाद में उनके जो फ्यूचर चॉइस ऑफ कोर्स होंगे, करियर्स होंगे, उसमें हेल्प होगा। और अब इस चीज़ के लिए हमारा जो NPE नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो भी बहुत, जो अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, इस चीज़ को बहुत अच्छे से उसमें इंक्लूड किया गया है कि जो बच्चों का चॉइस ऑफ करियर है, जो वो डिग्री को सिलेक्ट करते हैं बट उसके बाद उनको थोड़ा रियलाइज होता है कि वो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उससे वो एग्जिट ले सकते हैं। तो वो मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉलिसी भी लेके आए हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी भी लाए हैं। अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसके साथ वो डांस कर सकता है, उसके साथ वो हिस्ट्री पढ़ सकता है, ज्योग्राफी पढ़ सकता है। तो अभी काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स आएंगे हमारे NPE 2020 से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की वजह से। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें अब आपको क्या करना है, एग्जाम से रिलेटेड इसमें आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको ध्यान में रखना है कि आप एक एज अ स्टूडेंट आपको आंसर्स नहीं अटेम्प्ट करने, आपको एज अ टीचर सोचना है कि एज अ टीचर आप किस तरीके से करेंगे। अगर आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप उस टीचर की जगह पे होते तो आप कैसे करते उस चीज को, और आप अगर उस सिचुएशन में अगर आप रहते तो आप किस हिसाब से उसको करते। तो आपको एज अ टीचर बन के अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, आपको उसे एक टीचर की तरीके से सोचना है। और ये काम आप आज से ही स्टार्ट कीजिए। आज से ही आप जब भी कोई सिचुएशन देखते हैं रैंडमली, तो आप एक टीचर होते तो उस जगह पे क्या करते, आपको उस हिसाब से सोचना है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। विद दिस बाय बाय एवरीबॉडी, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट।